मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यदि आप कोशिश करते हैं तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के, चीन के तिब्बत से होता है और यह भारत बांग्लादेश चीन 3 देशों से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी के रूप में मानी जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन के तिब्बत से 2 नदियों का और उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी है? तो वो है सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी यही चीन के मानसरोवर से इनका भी उद्गम होता है, जो कि भारत में बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग चीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चीन, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के तिब्बत से होता है। चीन के तिब्बत से होता है। चीन के तिब्बत से भी कहाँ से होता है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, इसका वीडियो मैंने अपने पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिया। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आपको अवश्य देख लेना चाहिए, जिससे आप अपने बेस को इम्प्रूव कर पाएं और अपने बेस को मजबूत कर पाएं। ग्लेशियर क्या होता है ये बता देते हैं। जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा होता है उस पर बर्फ जमे होते हैं, जो पिघल पिघल कर नदियों के रूप में बहते हैं, उन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है। तो यहाँ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत के समानांतर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है तथा भारत में आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो यह हिमालय पर्वत के समानांतर बहती है और इसमें अनेक इसकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। यह हिमालय पर्वत के समानांतर बहती है और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कि हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है। तो हिमालय, जब किसी पर्वत को नदियों द्वारा काटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत को काट कर भारत में प्रवेश करती है और जिसको दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। दिहांग गार्ज क्यों कहा जाता है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह आगे बढ़ती है तो भारत में प्रवेश करती है, तो यहाँ गार्ज बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में भी इस नदी को कई कई स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको याद हो गया होगा कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यह नदी आगे बढ़ती है तो चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब यह नदी असम में प्रवेश करने वाली है, जो कि असम भारत का एक राज्य है, तो इसमें प्रवेश करने वाली है। यहाँ पर इससे दो नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? तो लोहित नदी जिसको खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है या खून नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी की
लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ जल जो है लाल हो जाता है लोहित नदी का। तो इस कारण इसे लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी लोहित नदी में एक नदी और मिलती है। लोहित नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और इसी में एक नदी और मिलती है जिसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो भारत और तिब्बत के सीमा से होता है। सीमा से केया दर्रे से, किस दर्रे से, तो केया दर्रे से होता है। भारत और तिब्बत के सीमा से होता है केया दर्रे से, जिसका नाम है दिवांग। क्या नाम है, तो दिवांग। दिवांग आकर लोहित नदी में मिलती है। दिवांग आकर किस नदी में मिल रही है, आपको मैप से दिख रहा होगा कि दिवांग आकर लोहित नदी में मिल रही है। और लोहित नदी और दिवांग नदी आगे बढ़ती हुई जाकर भारत के असम में एक धारा बन जाती है और किसमें मिल जाती है, तो दिहांग नदी में। दिहांग में आकर मिल जाते। दिवांग और लोहित कौन कौन सी, तो ये दोनों नदियां दिवांग और लोहित आकर किसमें मिल जाती है, तो दिहांग में आकर मिल जाती हैं, जो कि असम में। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप स्थित है, जो कि एक नदी द्वीप है। वैसे तो द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या होता है आपको बता दें, भूमि का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ जल स्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, तो द्वीप कहा जाता है। तो माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको ध्यान रखना है। तो नदी द्वीप, अगर द्वीप पूछता है तो ग्रीनलैंड है, लेकिन अगर नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली द्वीप इसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पर माजुली द्वीप है, इसके आगे बढ़ती असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो असम में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ही नहीं, पूरे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किसको, तो ये जो दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी है, इसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी, या कहें पूरे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हम लोग पहले बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। इसके बारे में कुछ मैंने पॉइंट लिखा है, आप देख लीजिए। असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसा कि मैंने बताया, असम से अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए या बांग्लादेश में आकर अपना जल गिराती है। यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा या पद्मा के साथ मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हुई बांग्लादेश की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आगे देखेंगे यह नदी जो है आगे बढ़ती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये जो मैंने नीले से बनाया है वो एरिया बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है और इधर से आ रही है भारत की सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी, तो गंगा नदी। इधर से आ रही गंगा नदी जब दो धाराओं में बढ़ जाती है फरक्का में, हुगली नदी के रूप में और भागीरथी नदी के रूप में आगे बढ़ती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैंने अपने पिछले गंगा नदी तंत्र में इस क्वेश्चन को क्लियर किया हुआ है कि बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दो नदियों का जल एक धारा होकर आगे बढ़ता है या यूं कहे तो मिल जाता है, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियों के मिलने से उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह आगे बढ़ती हुई सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, फिर भी बता देती हूँ। जब कोई नदी किसी सागर या किसी खाड़ी में आकर गिरती है, तो वो पतली पतली धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाए गए मिट्टी और खरपतवार को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है, जिससे धीरे धीरे वह उपजाऊ एरिया के रूप में विकसित हो जाता है।
और उस वहां पर पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो त्रिभुजाकार जो भाग होता है वो डेल्टा कहलाता है। और यहाँ पर जब विविधता पाई जाती है तो यहाँ पर कौन सा डेल्टा का निर्माण करते हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम लोग इसमें बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। इसकी सहायक नदियां पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, कामेग नदी, मानस नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, बराक नदी और कपिली नदी। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना। तीस्ता नदी, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे जो कि और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो दाएं और बाएं से याद कर लेंगे जिससे और अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम लोग अभी दाएं तट की नदियों, दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में देखेंगे, जिसका ट्रिक है दिल का धन सुरमा। क्या है, दिल का धन सुरमा। आपको याद रखना है, कई बार बोलेंगे याद हो जाएगा इजीली, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। दिल का धन सुरमा, तो दिल से हो गया दिबांग, ला से हो गया लोहित, का से कालंग और धन से धनसरी और सुरमा से सुरमा नदी। तो इसमें मैप के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है असम में, जिसे बूढ़ी दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक नदी मिलती है जिसे धनसरी के नाम से जाना जाता है, वो भी आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यह कहाँ से निकलती है धनसरी नदी, तो लेसांग पर्वत से। कहाँ से, लेसांग पर्वत चोटी नागालैंड से। तो भारत से ही इसकी उत्पत्ति होती है धनसरी नदी की, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यह लेसांग पर्वत चोटी नागालैंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनती है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कपिली नदी। कपिली नदी भी भारत से निकलती है और इसका उद्गम जो है मेघालय की पठार से होता है। किसका, तो कपिली नदी का। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बनती है। और आगे बढ़ेंगे, एक नदी और है, वो भी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है बांग्लादेश में, तो जिसका नाम है बराक नदी। तो आपको ट्रिक से याद रख लेना है कि दिल का धन सुरमा, दिबांग, लोहित, कालंग, धनसरी और सुरमा नदी, ये नदियां जो हैं, ये नदियां बाएं तट से आकर मिलती हैं। अब हम लोग दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पहले जान लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। तो रायदक नदी, कमिंग नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, सुबनसिरी। क्या, सुबनसिरी को आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको ध्यान रख लेना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जलढका नदी इसकी सहायक नदी है, जो कि किधर से आकर मिलती है, तो दाएं से आकर मिलती है। इसका ट्रिक है राय का मन तो सूजा। क्या है, राय का मन तो सूजा। राय दक नदी और का से कमिंग नदी, मन से मानस नदी, तो से तीस्ता नदी और सू से हो गया सू या सा मान लीजिए सुबनसिरी नदी, सू से सुबनसिरी नदी और अगला है जा से जलढका नदी। अब हम लोग मैप में इसको देखते हैं कि इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है और कहाँ आकर मिलती है। तो सुबनसिरी नदी तिब्बत से ही निकलती है और आके भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जैसा कि आपको मैप में क्लियर हो रहा होगा। और एक नदी कामेंग नदी, ये भी आकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बनती है। इसके अलावा एक मानस नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत से होता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने सुना होगा, वह इसी नदी के पास स्थित है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी, तो मानस नदी। और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है संकोश नदी। कौन सी नदी, संकोश नदी। इसका उद्गम भूटान से होता है और यह नदी आकर भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके अलावा एक नदी और देखेंगे, तीस्ता नदी, जिसको आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कौन सी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ऐसे भी पूछ लेता है दाएं से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में, बाएं से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। तो तीस्ता नदी के बारे में आपको देखना है। तीस्ता नदी सिक्किम एरिया से निकलती, सिक्किम के
जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? तो सिक्किम जेमू ग्लेशियर से निकलती है और आकर यह किसमें मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी दाएं से आकर मिलती हैं, कौन सी बाएं से आकर मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी, इसका उद्गम सिक्किम से होता है, जैसा कि मैंने मैप में बता ही दिया है, बस वही चीजें यहाँ लिखी गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, तीस्ता नदी सिक्किम एरिया से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब देखेंगे लोहित नदी के बारे में। इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया कारण क्यों जाना जाता है, तो आपको ध्यान होगा। आगे बढ़ेंगे अब बराक नदी के बारे में। तो बराक नदी के बारे में भी देख लीजिए। मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। तो जैसा कि मैप में यहाँ मैंने बताया कि बांग्लादेश में आकर मिलती है। कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर से निकलती है। और कपिली कहाँ से निकलती है? तो मेघालय से निकलती है। बराक मणिपुर से निकलती है और आकर मेघना, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जमुना के नाम, जब दोनों नदियों का धाराएं एक हो जाती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसी मेघना में मिलती है कौन सी नदी? तो बराक नदी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, मिल जाती है बांग्लादेश में, इसे सुरमा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तो बराक नदी बोले या सुरमा नदी, क्या बराक या सुरमा नदी, आपको ध्यान रखना है। इसी का नाम बराक है और इसी का नाम सुरमा है, जो कि किसमें मिलती है? तो मेघना में मिलती है। और इसी नदी बेसिन से चेरापूंजी और मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी मासिन राम है और इसी नदी बेसिन के कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा स्थल है। और जो मैंने बताया कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि वहाँ मैप में लिखा गया है। असम में इसे दिहांग, जब दिवांग और लोहित नदी मिल जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में। दो नदियों के जब आकर मिलती है दिहांग में तो किसका निर्माण होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। ऊपरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्लस तीस्ता नदी जब मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी जब ऊपरी बांग्लादेश में मिलती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और निचली बांग्लादेश में जमुना नदी और पद्मा नदी, गंगा नदी मेघना के रूप में जानी जाती है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।